हे गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन ऑन सिंगल एंट्री। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट पे थोड़ा डिस्कस किया था, डेरिवेशन पे थोड़ा डिस्कस किया था, कितने तरह की सिंगल एंट्री होती है और इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ एप्लीकेशंस पे भी वर्कआउट करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अपना कंसेप्ट बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड देन विल फाइनली मूव ऑन टू द बेसिक सिंगल एंट्री जो सवाल आता है एग्जामिनेशन में, हम उसको भी वर्कआउट करेंगे। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लो और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये करो, जिससे कि आप कोई भी मटेरियल फैक्ट्स मिस नहीं करते हो। और प्लस हम जो एंट्रीज करेंगे, हम जो वर्किंग करेंगे, आप क्वेश्चंस अगर यदि बार बार अगर यदि आप क्वेश्चन को आपको रेफर करना पड़े तो आप कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए and then we'll start working on the solution. Alright, so क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि गोपाल बिजनेस शुरू करता है इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹70,000। ऑलराइट, फर्स्ट मे को इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल 40,000। 7th ऑफ एवरी मंथ को ही विड्रॉज 5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड ऑन 31st मार्च एसेट और लाइबिलिटीज की पोजीशन दी गई है 2 लाख और 70,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो एसेट हमारा 2 लाख रुपया है और लाइबिलिटी हमारी 70,000 है। ओके, हमें असर्टेन करना है प्रॉफिट ऑफ गोपाल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन तो 3 लाइन का ही है, 3-3.5 लाइन का ही है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको समझना होगा। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा वो आपको ये जानना होगा कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, रिपोर्टिंग पीरियड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को 31st मार्च का एंडिंग लिखा हुआ है सम में। ऑलराइट, सो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है अप्रैल टू मार्च, ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है। इसको हमेशा हर सम में आपका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि आपको ये जानना होता है कि आपका रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, बिकॉज आपके फ्यूचर जितने भी कैलकुलेशंस है सब इसी पर निर्भर है। अगर यदि 2 तरह का होता है, एक होता है अप्रैल टू मार्च, दूसरा होता है जनवरी टू दिसंबर, ये मोस्ट कॉमनली आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला टारगेट है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि रिपोर्टिंग पीरियड क्या है। ऑलराइट, इसके बाद से फिर हम देखते हैं हमारे पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू। ओके, उसके बाद से हमें दिया गया है कि बिजनेस स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स इट्स अ न्यू कंसर्न। ठीक है, इट्स अ न्यू कंसर्न। ये आप अपने दिमाग में ही रखिएगा, मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से फर्दर हम जब क्वेश्चंस वर्कआउट करेंगे तो मैं आपसे बीच बीच में ये डिस्कस करूंगा कि वेदर इट इज अ न्यू कंसर्न और अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, सो ये एक न्यू कंसर्न है बिकॉज ये बिजनेस शुरू कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस, ये बिजनेस शुरू कर रहा है, सो ये हमारे लिए न्यू कंसर्न है। ऑलराइट, इसके बाद से हमारे पास मटेरियल फैक्ट्स है। 70,000 रुपीज इनिशियल कैपिटल से शुरू करता है 1st मे को। ये डेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 40,000 को आपको 1st मे को 40,000 इंट्रोड्यूस करता है एंड 7th ऑफ एवरी मंथ ही विड्रॉज ₹5,000। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आप मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन शेयर किया था। ठीक है, अगर यदि आपको याद होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस प्रकार था, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू माई एसेट। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन था और इसी को बेस करके हम अपना सोल्यूशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब
आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैपिटल तो मेरे को दिया गया है, तो फिर मैं कैपिटल निकालने बने, इस फॉर्मूला का मेरे को क्या यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन दी गई है, कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं 5000 एंड देन 40,000 70,000, ये सारे के सारे जो है ये ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर नॉट द बैलेंसेस। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। आप सिंपली क्या करते हो, 70,000 को ऐड करते हो 40,000 से, एंड देन आप 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करके 60,000 लेस कर देते हो, ठीक है। तो आपका आंसर 50,000 आ जाता है, जो कि ये गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि दीज ऑल आर ट्रांजैक्शंस, दीज आर नॉट बैलेंसेस, ठीक है। इसको आप फिगर्स को लेजर में पुट करके तब आप अपना आंसर डिराइव कर सकते हो, बट इसको सिंपली आप ऐड करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि क्वेश्चन में कहीं भी फिगर्स या सम्स अगर यदि मेंशन किया है, दैट मीन्स दे आर रेलेवेंट, वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, दे आर गिवन टू टेस्ट योर इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। इसका हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है मार्च के डेट का। तो हमारे पास में दो फिगर्स दिए गए हैं, लाइबिलिटीज दी गई है 70,000 और एसेट दिया गया है 2 लाख रुपीज़, ओके। सो ये 2 लाख रुपीज़ दिया गया है, कैपिटल का फिगर हमें नहीं दिया गया है। आप सिंपली मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा 1,30,000, ठीक है। 1,30,000 ये आपका कैपिटल आ जाएगा, ओके। सिंपल है। ये बस खाली ये सम मैंने इसलिए दिया था ताकि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया था, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका लाइबिलिटीज 70,000 है, एसेट 2 लाख है, तो हमारा कैपिटल क्या होगा 1,30,000। तभी ये इक्वेशन आप देखोगे कि ये इक्वेशन बैठ रहा है, ठीक है। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस पता चल गया 1,30,000। इसको आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, नोट नंबर 1। एक और बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एप्लीकेशंस में हम लोग कंसेप्ट के में तो वर्क करेंगे ही करेंगे, साथ में हम प्रेजेंटेशन पर भी काम करेंगे। प्रेजेंटेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पर्पज से, बिकॉज सारा का सारा आप किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर को डिराइव करते हो, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करते हो, ये बहुत मैटर करता है। जनरली क्या होता है कि सिंगल एंट्री में जब भी हम सवाल बनाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो दो तरीका अपनाते हैं, या तो वो सबसे पहले अपना वर्किंग बनाते हैं, ठीक है, वर्किंग बनाते हैं, उसके बाद से मेन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है वो उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिंगल एंट्री बनाते बनाते ऐसा आपको लगने लगता है ड्यूरिंग जब आप शुरू कर देते हो, आप मिड वे में रहते हो, तो आपको पता चलता है कि अरे कुछ वर्किंग का कुछ एक हिस्सा अब वो आपसे स्किप हो गया है। बट स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से आप क्या करते हो, मेन पार्ट के बाद भी आप अपना वर्किंग का थोड़ा हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ करते हो, तो ये थोड़ा सा जम्बल अप हो जाता है। एग्जामिनर को समझने में भी दिक्कत होती है कि आपका वर्किंग पार्ट कौन सा है और आपका मेन पार्ट क्या है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हो तो आप ऊपर में लिख दिए बैलेंस शीट और ड्रॉ कर दिए तो आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको ये मान के चलना होगा कि एग्जामिनर इग्नोरेंट है, उसे उतनी नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट की, वो बस खाली आपका पेपर इवैल्यूएट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड आंसर्स, ठीक है। आपको ये सोच के करना होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है माइंड यू, ठीक है। अगर यदि इंस्टीट्यूट आपका पेपर इवैल्यूएट करवा रहा है तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन से ही करवा रहा है, जो मोस्टली इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बट एग्जामिनेशन में अगर ये एटीट्यूड आप रखोगे कि एग्जामिनर को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपको ये मान के चलना होगा कि एग्जामिनर को नहीं आता, आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो तब आप जिस तरीके से आप आंसर को डिराइव करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई भी लेमैन अगर यदि आपके वर्किंग को पढ़ेगा तो वो समझ सकता है कि आप इस तरीके से अपना आंसर डिराइव कर रहे हो,
सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ लड़के क्या करते हैं कि ओपनिंग शुरू में ये तो ये हो गया एक पार्ट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले मेन पार्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद से वर्किंग करते हैं, एंड देन ये एक्सेप्टेड मेथड है कि आप पहले वर्किंग पार्ट बनाते हैं फिर ये करते हैं। बट वो क्या होता है कि कभी कभी मेन पार्ट के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर वर्किंग शुरू कर देते हैं, और प्रॉब्लम तब होता है जब आपका मेन पार्ट एक्सीड कर जाता है आपके स्पेस, आप जितना स्पेस छोड़ के रखते हो। सो से सपोज आप एक पूरा फुल शीट छोड़ के रखे हो पीएल और बैलेंस शीट के लिए, बट जब आप एंट्रीज पोस्ट करते हो तब आपको लगता है कि अरे आपको तो कम से कम दो पेजेस यूज करने चाहिए था, पीएल के लिए भी और बैलेंस शीट के लिए भी, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये जो आपका आंसर का पैटर्न है उसको स्ट्रक्चर करना होगा। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए थे, आप लोग अगर यदि ऑलरेडी सिंगल एंट्री से फेमिलियर हो, आप अगर यदि अपना वर्किंग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये गलती हो रही है। अगर यदि जिस तरीके से आपका आप प्रेजेंट करते हो वो अगर यदि आपके हिसाब से सफिशिएंट है तो आप यू कैन मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज मैं यहाँ पे जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, आप उसको भी फॉलो करके देखिए। यू कैन कंपेयर, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड देन यू कैन आस्क फॉर देयर ओपिनियन कि आपका जो मेथड प्रीवियस जो मेथड था आंसर करने का और अभी जो मेथड है आफ्टर वॉचिंग माई क्लासेस, अगर यदि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका आंसर कितना बेटर हो रहा है। ठीक है, आपका आंसर सही पहले भी हो रहा था अभी भी हो रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन की बात है तो आपको प्रेजेंटेशन में परफेक्शन लाना होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज वो जानते तो हैं बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हम अपना वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो अपना नोट का था वो हमने बना लिया, हमें कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस मिल गई है। अब हम अब हम अपना मेन पार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए वर्किंग था। अब हम यहाँ पे मेन पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना होगा कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड। उसके बाद से आपका जो पीरियड है वो आप दे सकते हो। ठीक है, आप एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, आप एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। सबसे पहले अब एंट्रीज आपका वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। सबसे पहला है बाय बैंक अकाउंट। इनिशियल कैपिटल कितना था 70,000, सो हम यहाँ पे 70,000 लिखेंगे। इसके बाद से फर्दर इन्होंने 1 मई को इंट्रोड्यूस किया था तो हम फिर से यहाँ पे 40,000 लिखेंगे। ओके, इसके बाद ड्राइंग्स है टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप ब्रैकेट में ड्राइंग्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आएगा 60,000। 60,000 कैसे आया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, सिंपली 7th ऑफ एवरी मंथ कहा गया है तो ये आएगा आपका। और फाइनली टू बैलेंस ईडी। ठीक है, तो बैलेंस ईडी आपने निकाला था 1,30,000, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना नोट नंबर 1। ठीक है, ये आपका टोटलिंग हो गया। आप इसको टोटल करोगे, यहाँ पे आएगा 1,90,000 और यहाँ भी आएगा 1,90,000 और ये यहाँ पे आपका आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय पीएल अकाउंट आप लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका कितना आएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका 80,000। सो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड March 31st of March,
मार्च आपका ईयर दिया हुआ है इज ₹80,000। ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करना है। एंड आई रियली अपोलोजाइज कि थोड़ा सा राइटिंग आप मैनेज कर लेना, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट एज इजी टू एज इट लुक्स। ठीक है, थोड़ा पेन पेपर मोड में लिखना और स्क्रीन पे इस तरीके से लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मेरी राइटिंग जितनी लेजिबल हो। एंड अगेन आई वॉज नॉट मेरी राइटिंग शुरू से इतनी अच्छी थी नहीं, तो खैर स्क्रीन पे भी थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा ही। बट एनीवेज ठीक है, आपको ये जिस समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से फेयर करके आप इसको नोट डाउन करना और इस तरीके से आप अपने आंसर को डिराइव करना, सो दैट कि आपको आपका जो एग्जामिनर है वो समझ सके। यहाँ पे जितने भी फिगर है यहाँ पे समझ सकता है। ये फिगर 1,30,000 आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट नंबर 1 दे रहे हो, तो वो नोट नंबर 1 वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाकर रेफर कर लेगा कि अच्छा आपने इस तरीके से ये 1,30,000 डिराइव किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना होगा कि आप कहाँ से फिगर डिराइव कर रहे हो। ये जो यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर देख रहे हो, कभी भी किसी भी अकाउंट को आप बैलेंस करना, जो भी फिगर आएगा उसके नीचे में आप लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर वो डिटरमाइन कर लेगा, ओके दिस इज माय प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर यदि मान लीजिए कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 4 में से 4 मिलना निश्चित है। यहाँ पे वो 1 नंबर भी नहीं काट सकता, बिकॉज प्रेजेंटेशन पर भी 1 या 2 नंबर अलॉट किया जाता है। अगर 5 नंबर 6 नंबर या 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर का अगर क्वेश्चन हुआ, तो प्रेजेंटेशन पे भी 1-2 नंबर अलॉट करते हैं। ठीक है, सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, हमें प्रॉफिट निकालना है राजेश का फॉलोइंग डेटा से। ठीक है, कैपिटल है हमारा 20 लाख रुपया, ओपनिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्रॉइंग्स है 2 लाख रुपया, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 25 लैक्स, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज 1 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इज बेसिकली अ गोइंग कंसर्न। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था दैट वाज अ न्यू कंसर्न एंड दिस इज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न किस लिए, कैसे पता चला, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस है। हमेशा याद रखिएगा, गोइंग कंसर्न का आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, न्यू कंसर्न में आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा। ऑब्वियस रीजन है, बिजनेस जब तक शुरू ही नहीं हुआ तो बैलेंस कहाँ से आया, है ना। तो ये आप इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लेना। इसके बाद से सिंस क्वेश्चन में कहीं भी डेट नहीं लिखा हुआ है, तो आप दिसंबर भी ले सकते हो या अप्रैल टू मार्च ले सकते हो या फिर दिसंबर भी ले सकते हो, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट अबाउट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर जो है इसके बारे में टोटली साइलेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑफ द ईयर जैन टू दिसंबर हो सकता है, कुछ स्टूडेंट के लिए अप्रैल टू मार्च हो सकता है। अप्रैल टू मार्च ज़्यादा फेवरेबल है बिकॉज दिस इज ऑल्सो योर अकाउंटिंग ईयर। इसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं या फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, और फर्दर माने फ्यूचर रेफरेंसेस ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ईयर का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड कि ये जनवरी से दिसंबर है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ पे आपका अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। ठीक है, तो दोनों ही आ सकता है। अगर साइलेंट है तो आप मान के चलना कि आप अप्रैल टू मार्च कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो और वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जो स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, फील कर रहे हो कि कॉन्फिडेंट है कि आप आंसर निकाल सकते हो, यू गो अहेड, पॉज द वीडियो, आप अपना आंसर डिराइव करो एंड देन वी कैन कंपेयर वेदर यू हैव गॉट इट करेक्टली और नॉट। ऑलराइट, सो हम अपना सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करना है कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है,
ये हमारा कैपिटल अकाउंट हुआ। सबसे पहले हम बैठाते हैं बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे फिगर है 20 lakhs। ठीक है, इसके बाद से हमारा ड्राइंग्स है टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़। ओके, और फिर फर्दर कैपिटल है बाय बैंक 1 लाख रुपीज़। और फाइनली हम यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस CD 25 lakhs। सो दिस इज 27 lakh। यहाँ भी आप टोटलिंग करोगे तो दिस इज कमिंग अराउंड 27, दिस विल कम 27 lakhs। एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा आ गया 6 lakhs। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो आपको फिर यहाँ पर डिक्टेशन लिखना है। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, अपना पीरियड दे दो इज ₹6 lakh। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज कर रहा होगा कि मैं ड्राइंग्स के जगह पे बैंक क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ड्राइंग्स इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन विदड्रॉन। ड्राइंग्स का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन विदड्रॉन। ठीक है, फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस और वॉट एवर। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स की अलग कोई, इसके लिए कोई अलग हम अकाउंट नहीं बनाते। आपका एंट्री होता है सिंपली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल यही आपका एंट्री होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप अगर यदि आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपका आर्टिकलशिप शुरू हो गया है, तो आप कोई भी सोल प्रोप्राइटर्स की अकाउंट अगर आपका प्रिंसिपल मेंटेन करता है, तो आप सिंपली उनके कैपिटल अकाउंट में घुस के आप देख सकते हो कि वो यही मेथड फॉलो करता है। जो भी एंट्री है सीधा कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके बैंक और कैश को क्रेडिट कर देता है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि ड्राइंग्स डिनोट्स द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन विदड्रॉन। ठीक है, तो आपके बहुत सारे बुक्स में और यहाँ पे लिखा होगा टू ड्राइंग्स लिखकर फिर वापस वो ड्राइंग्स को क्रेडिट करके कैपिटल को डेबिट करते हैं। वो हालांकि है सेम चीज, बट दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड प्रिमिटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो कि आज के डेट में प्रैक्टिकली इसको ये फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता कि बहुत से सीएस क्या होते हैं कि कुछ जो मेंबर्स हैं, कुछ उनकी अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी, उनकी जो सिस्टम होता है अकाउंटिंग करने का, वो ड्राइंग्स को यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, इनफैक्ट मैं भी आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एंड मैं भी अगर यदि मेरे पास भी अगर अकाउंटिंग कोई आता है अपना अकाउंट्स लेकर और मुझे अगर उसका बैलेंस शीट और ये सब ड्रॉ करना होता है, तो मैं भी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यही एंट्री पास करता हूँ। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग यही एंट्री पास करते हैं। ठीक है, बिकॉज ड्राइंग्स इज बेसिकली डिनोटेड एज अ पोर्शन ऑफ कैपिटल विच हैज बीन विदड्रॉन। तो ये आप अगर 11-12 में कर रहे हो या फिर बीकॉम लेवल में कर रहे हो, देन इट इज ओके कि आप ड्राइंग्स लिखते हो। बट सिंस सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, और प्रोफेशनल का मतलब होता है कि इट्स अनदर टर्म फॉर एन एक्सपर्ट, बट प्रोफेशनल का मतलब होता है नियर कोई वेरी नेक्स्ट टू what is happening around the market. ठीक है, your knowledge should be as good as what is going out there in the market. ठीक है ना, तो आपकी अकाउंटिंग उस तरीके से होनी चाहिए जो आज के डेट में प्रोफेशनली फॉलो किया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं इसीलिए बैंक लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं लिखता हूँ, जस्ट बिकॉज कि आने वाले समय में जब भी आप अगर यदि प्रैक्टिकल फील्ड में
आप उतरोगे तो आपको यही इसी तरीके की एंट्री आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो बड़े फाइल्स हो या बड़े कंसर्न्स हो या छोटे कंसर्न्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसी तरीके की एंट्री दिखेगी। ड्राइंग्स टू कैपिटल और वो एडजस्टमेंट आपको नहीं दिखेगा। दिस इज़ अ वेरी अगेन दिस इज़ ऑल वेरी मच प्रिमिटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और जो आज से 20-30 साल पहले फॉलो किया जाता था, बट आज के डेट में ये उतना उस तरीके से फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर यदि यहाँ पे लिखते हो, हाँ आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे अगर यदि फिर भी आपको लग रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में आप ड्राइंग्स लिख सकते हो। ठीक है, जिससे भी आपका एग्जामिनर कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज फिगर्स बिलोंग्स टू द ड्राइंग्स। ठीक है ना, तो ये आपका एक्यूरेट प्रेजेंटेशन है, और इस तरीके से आप अपना आंसर ड्रॉ कर सकते हो। और ये आपके नॉलेज के लिए भी है कि आप फर्दर फ्यूचर में कभी भी रहता है तो आप ड्राइंग्स लिखना, ड्राइंग्स मत लिखना, आप बैंक अकाउंट लिखना, ब्रैकेट में आप ड्राइंग्स लिख देना, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लो। ये क्लोजिंग ऑफ कैपिटल है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल है। क्लोजिंग ऑफ कैपिटल ऑफ मंतोष एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पे मेरी अकाउंटिंग पीरियड दी गई है, इज 1,50,000, ओपनिंग बैलेंस इज 60,000, विड्रॉ किया गया है 40,000, इंट्रोड्यूस किया गया है 25,000, तो हमें इसका प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, हमें इसका प्रॉफिट निकालना है फॉर द ईयर एंडेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सक्सेसफुली आप उसकी आंसर को डिराइव कर चुके हो, तो आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, और जिनको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको वर्क करने की ज़रूरत है, इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। सो लेट अस बिगिन। सो दिस इज कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March। ये हो गया कैपिटल अकाउंट आपने बनाया। ऑलराइट, ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था 60,000, सो हम यहाँ 60,000 लिखेंगे। देन अगेन टू बैंक हमारा विड्रॉल था, आप इसको ड्राइंग्स भी लिख सकते हो इस तरीके से, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ। सो दिस इज 40,000। अगेन टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 1.5 लाख रुपया, और एडिशनल कैपिटल है 25,000 बाय बैंक अकाउंट। दिस इज 25,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको आप टोटल करो कितना आ रहा है 1,90,000। इसको भी आप इस साइड भी टोटल करोगे तो आपका टोटल आना चाहिए 1,90,000, एंड द डिफरेंस इज कमिंग अराउंड 1,05,000। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके बाद से आप यहाँ पे डिक्टेशन लिख सकते हो। द प्रॉफिट ऑफ मिस्टर मंतोष एज ऑन 31st मार्च इज ₹1,05,000। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख लेना पॉजिटिवली। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं आपके साथ में जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प भी मिलेगा। तो पहला ये एंट्री ओपनिंग बैलेंसेस का, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जर्नल एंट्री नहीं होता है। ठीक है, जर्नल एंट्री इज बेसिकली टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होती है और लेजर से निकलता है बैलेंस। तो जर्नल का काम है एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो जर्नल का काम है एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे हमें दो जर्नल पास करना होगा। पहला जर्नल है दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमारा एंट्री हो गया फॉर
फर्दर कैपिटल, और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। और ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है इसका भी है, लेकिन ये आपको अभी नहीं लगेगा, लेकिन आप ये जान लो तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये बिलो द लाइन एंट्री है, ये आफ्टर बुक्स क्लोजर के बाद ये पास किया जाता है। तो इसका हम डिस्कस करेंगे जब हम आपके साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि बिलो द लाइन और अबव द लाइन एंट्रीज किस तरीके से पास होती है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर आपका बुक्स क्लोज करने के बाद ही आता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये मेथड को कहा जाता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ठीक है। इस मेथड को कहा जाता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस को, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इससे हम अपना प्रॉफिट डिराइव करते हैं। तो अगर यदि आपको पूछा जाए कि इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट अ प्रॉफिट इफ सेल्स एंड परचेज फिगर्स आर नॉट गिवन टू यू, नॉट प्रोवाइडेड टू यू, आपका आंसर होगा यस। आप 2 साल का कैपिटल को एडजस्ट करो, 2 साल का कैपिटल का बैलेंसेस को आप वर्कआउट करो, तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर जिन्होंने सिंगल एंट्री पहले नहीं किया था, अगर उनको अगर आप पूछोगे कि बिना जो आपके जो फ्रेंड्स है जो सिंगल एंट्री अभी तक नहीं किए हैं, आप उनको जाके पूछना एक बार कि आप क्या निकाल सकते हो, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट और ये सब बना चुके हैं, उनसे आप पूछना कि बिना सेल और परचेज का फिगर दिए हुए आप क्या प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो उनके लिए लगेगा कि दिस इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज नॉट, एक्चुअली दिस इज नॉट, एंड दिस इज द वेरी क्विकेस्ट वे टू फाइंड आउट अ प्रॉफिट, ठीक है। और ये टेक्निक्स आज भी बहुत से बड़े बड़े कंसर्न्स यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। जो जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे से लाइक क्वेश्चन नंबर 15 और 16, सो आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये टेक्निक्स यूज करके बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, किस तरीके से ये टेक्निक को यूज करता है, ठीक है। ऑलराइट, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइज, ये क्वेश्चन जो है ये क्रेडिट सेल्स और डेटर्स का रिलेशन आपको क्लियर हो, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कोरिलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन क्रेडिट सेल एंड टोटल डेटर्स, बिटवीन क्रेडिट सेल एंड टोटल डेटर्स के बीच में आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिराइव, जब आपके पास जब जो सम्स की कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट सेल्स अगर डेटर्स दिया हुआ है, और फाइंड आउट डेटर्स अगर सेल्स दिया हुआ है, तो वाइस वर्सा, ठीक है ना। सो शुरू करते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, तो सो लेट अस बिगिन। ओके, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कंपनी का सेल पैटर्न है 20% कैश एंड रेस्ट 80% इज क्रेडिट, ठीक है। तो एक कंपनी का सेल पैटर्न इसको कहते हैं सेल पैटर्न, ओके, इसको कहते हैं सेल पैटर्न। ये है 20% कैश में एंड बाद बाकी 80% जो है क्रेडिट में, ओके। फ्यूचर के क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं 1-2 क्वेश्चन दिया भी हूँ, ड्राफ्ट भी किया हूँ, जिसमें मैंने लिखा है कि पैटर्न ऑफ द सेल इज 20% कैश, तो आपको समझ भी आना चाहिए कि 20% कैश में है और 80% क्रेडिट में है, ठीक है ना। अब यहाँ डेटर्स सेल पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया गया है डेटर्स का वैल्यू, दैट इज 31 मार्च को आपका डेटर्स का वैल्यू है 1,25,000।
यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने दो और इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ्स क्रेडिट, ठीक है ना, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 1.5 मंथ्स। और दूसरा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है ये, सेल्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो आप सोच रहे होगा कि इससे मेरे को टोटल सेल और ये यहाँ पे तो यू हैव गॉट नथिंग टू बिगिन विथ, ठीक है। आप ये चीज समझना कि एक जो क्वेश्चन जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही इजी होता है सॉल्व करने के लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए रहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस वन लाइनर होता है, ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी होता है और ये आपको बहुत हद तक दिक्कत दे सकता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट सेल, डेटर के वैल्यू से क्रेडिट सेल निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू मेरा डेटर का वैल्यू, डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज इन अ टोटल पीरियड, ठीक है। तो अगर यदि मंथ में है तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ होगा, अगर डेज है तो नंबर ऑफ डेज होगा, ठीक है। हम एक एक करके जानेंगे कि ये डेटर का जो वैल्यू है, दिस इज बेसिकली माई क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये जो डेटर है, ये डेटर जो न्यूमरेटर में जो डेटर है, दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस विच इज 1,25,000। क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिन में आपका कलेक्शन होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्स्ट जनवरी को अगर मैंने सेल किया था, जनवरी 1 को मैंने सेल किया था, तो मेरा कलेक्शन कब तक हो रहा है? मेरा कलेक्शन हो रहा है February 14 को कलेक्शन मेरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 मंथ्स का गैप है, ठीक है। और अगर यदि मैंने February 14 को सेल किया है, 14th of Feb को सेल किया है, ठीक है, तो मेरा कलेक्शन पीरियड कब है? March 31, ठीक है। तो ये सेल डेट हो गया, ये कलेक्शन डेट हो गया। दिस इज वन साइकिल, दिस इज द अदर साइकिल, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट साइकिल जहां पे आप 1 जनवरी को सेल कर रहे हो और 14 फरवरी को आपका कलेक्शन हो रहा है, और दूसरा है कि आप 14 फरवरी को सेल कर रहे हो, March 31 को आपको कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का कंसेप्ट ये है। दूसरा है सेल इज यूनिफॉर्म। अब आपको मालूम हुआ कि अप्रैल से लेकर मार्च तक आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है ना। अब अप्रैल में सपोज कर लो कि आपका सेल होता है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। बीच में जून भी है, अक्टूबर भी है और मार्च है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सेल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर एवरी मंथ आपका 10,000 रुपीज़ का ही सेल हो रहा है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सेल। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट बेसिकली वेरी प्रैक्टिकल, बट थ्योरेटिकल सेंस में अगर आपको कोरिलेशन जानना है तो उसके लिए ये हो सकता है, दिस माइट हैपेंस, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म सेल का डेफिनेशन। अगर सेल आपका यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर, इन एवरी मंथ आपका सेल जो है वो इक्वल है, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया रहता तो इस सम को वर्कआउट करना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अगर ये सेल इज यूनिफॉर्म, अगर यदि इसको नहीं दिया गया रहता तो आपका ये सम को वर्कआउट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज फिर आप सिर्फ क्रेडिट डेट से आप नहीं निकाल सकते। सेल इज यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म हो सकता है ना कि मार्च में मेरा कम हो, दिसंबर में मेरा ज़्यादा हो, तो वो कलेक्शन हो चुका हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अगर फॉर्मूला से अगर एक डिराइव कर भी लो, ये भी हो सकता है ना कि मेरा दिसंबर और इस समय मेरा 50,000 हो, और जैसे ही मेरा 5 लाख का सेल हो, यहाँ भी 5 लाख का सेल हो, फिर यहाँ 50,000 का सेल हो, यहाँ 10,000 का सेल हो, तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड तो ऑलरेडी आपका कलेक्शन हो चुका है। तो ऑब्वियस बात है कि ये फॉर्मूला फिर वर्क नहीं करेगा। अगर सेल यूनिफॉर्म ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता, देन दिस फॉर्मूला डजंट वर्क। तो ये तभी काम करता है जहाँ पे सेल आपका यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो चलिए हम वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मेरा होगा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, डेटर्स डिवाइडेड बाय कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, सो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1,25,000, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, सो दिस इज कमिंग अराउंड, क्रेडिट सेल्स हमारा कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है हमारा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्रेडिट सेल्स आपका निकलेगा 10 lakhs। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। आपसे क्रेडिट सेल बोला गया था, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, और आपको निकालना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल निकालना और भी आसान है। ठीक है, टोटल सेल्स इज बेसिकली क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स। और सिंपली 10 lakhs डिवाइडेड बाय 80%। ठीक है, तो आपका निकल गया टोटल सेल 12,50,000। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, आपको बस खाली फॉर्मूला को पुट करना है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला को पुट करना है, बाद बाकी सारा का सारा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस पे और एक सिमिलर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और एक सिमिलर क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नाउ मैं चाहूंगा कि ये आप लोग एक बार ट्राई करो, इसका आंसर निकालने का। मैं आपको आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कॉपी करो, आंसर फिर आप डिराइव करो। तो आपका आंसर होना चाहिए, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इनफैक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। कैश सेल्स इज 2,80,000। ठीक है, ये आपका हिंट है। आपको वो पिछले फॉर्मूला में जिस तरीके से आपने लगाया था, अब कैश सेल्स आपके पास 2,80,000 है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बट आपको दोनों तरीके से निकालना आंसर। ठीक है, आपको दोनों तरीके से आंसर निकालना। तो पहला तरीका हम यूज करते हैं, ये फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस मेथड में प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, क्रेडिट सेल्स निकालने का फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू डेटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कलेक्शन पीरियड इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो क्रेडिट सेल्स आपका कितना हो रहा है, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, क्रेडिट सेल्स आपका कितना हो रहा है, 8 लाख इज कमिंग अराउंड 8,40,000। ठीक है, देयरफॉर टोटल सेल इज इक्वल टू 8,40,000 डिवाइडेड बाय 75%। तो टोटल सेल आपका निकल रहा है 11,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो, टोटल फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो पूरा, यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय, ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे कि आप ये डिराइव करो। तो ये आपका पिछला क्वेश्चन में आप जो पिछले क्वेश्चन में आप जो टेक्निक से
वर्कआउट किए थे, ये उसका आंसर है। अब मैंने आपको एक हिंट दिया, कैश सेल्स इज 2,80,000, ठीक है, कैश सेल्स इज 2,80,000, तो आपका टोटल सेल कितना हो गया? सिंपल है, आप टोटल सेल निकाल लो, टोटल सेल्स निकाल लो, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो हमारा टोटल सेल्स कितना निकलेगा? 11,20,000, ठीक है, टोटल सेल्स। और फिर ट्रेड सेल्स कितना है? सेल्स इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल सेल्स, सॉरी 75% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो आपका ये निकल जाएगा 8,40,000 वंस अगेन, ठीक है। तो दिस वॉज क्वाइट सिंपल, दिस आई थिंक दिस बिलीव कि आपका ये जो टोटल सेल्स निकालने का जो टेक्निक है ये आप सीख गए होगे, एंड यू कैन ट्राई फ्यू, और भी मैं क्वेश्चंस फ्यूचर में शेयर करूँगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद से आई विल 2-4 चैप्टर ख़त्म होगा, देन आई विल बी गिविंग शेयरिंग विथ यू द 3-4 चैप्टर मिलाकर मैं आपको एक क्वेश्चन पैटर्न सेट करूँगा, फिर यू कैन वर्क ऑन दोज to improve your skills, ठीक है ना। now let us begin, let us move forward to question number 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो और मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या एक नया चीज़ जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ओके, यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। नाउ ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट का मतलब पता है क्या है? अगर आप लोगों ने कॉस्टिंग की अगर क्लासेस में देखी होगी, या फिर आप कॉस्टिंग पहले से कवर कर लिया, कॉस्टिंग अगर यदि आपने कवर किया होगा, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस कॉस्ट, इस कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म में कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है आपका, जब आप प्रॉफिट मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हो तो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है आपका कॉस्ट निकालने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। लेकिन दिक्कत क्या पे है? आप ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक तो आपको दिया गया है, परचेज भी दिया गया है, बट क्लोजिंग स्टॉक तो आपको फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए तो सिर्फ 3 ही फिगर है, और यहाँ पे आपको 5 फिगर्स की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, तभी आपका ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम्स है, ये पूरा का पूरा आप ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक सिंपल सा चीज़ देखो, आपको चाहिए 5 आइटम्स। 5 आइटम्स में क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट है। ये 5 आइटम्स है आपके पास, लेकिन इन 5 में से आपको 3 ही प्रोवाइड किया गया है, जीपी और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है। ये 3 के बेसिस पे आप कैसे निकाल सकते हो? तो गाइस, जीपी का जो फॉर्मूला है, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, ये जीपी ऐसे निकलता है, ठीक है। जीपी का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। तो ये COGS है, अब COGS को तो वैल्यू आपको मालूम नहीं, ठीक है ना। अब अगर यदि मैं इस तरीके से लिखूं 25% ऑफ COGS, आप देखो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज मेरा 25% है, तो हम क्या कर रहे हैं, 25% ऑफ ग्रॉस COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, ठीक है।
सेल्स माइनस COGS, ठीक है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 25% ऑफ COGS प्लस 100% ऑफ COGS इज इक्वल टू सेल्स, है ना। तो देखा जाए तो सेल इज इक्वल टू 125% ऑफ COGS। तो हमारा COGS कितना निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकल गया। आप सिंपली 2 लाख को 125% से डिवाइड कर दो, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकल गया, 1,60,000, ठीक है। अब इसको जो है आप इस फॉर्मूला में पुट कर लो तो आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका है 30,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 30,000, परचेज है आपका 1,70,000, ठीक है। और आपका क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करते हो, आप यहाँ पे COGS माइनस कर दो 1,60,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल जाएगा 40,000, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड, कि आपको इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल है, क्वाइट सिंपल है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि GP इज 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अगर 25% ऑफ कॉस्ट है तो हमको निकालना है कि GP अगर 25% ऑफ कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा, है ना। सेल पे कितना होगा, अगर आप देखोगे कि मेरे को 25% ऑफ कॉस्ट है तो हम यहाँ पे इसको निकालेंगे, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, तो मेरा GP कितना हो गया 25, मेरा सेल कितना हो गया 125, तो देयरफॉर GP टू सेल्स कितना होगा 25 बाई 125 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स, सिंपल। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, यहां पे हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 30,000, टू परचेज 1,70,000, ठीक है। बाई सेल्स कितना 2 लाख रुपया, टू ग्रॉस प्रॉफिट ये है 20% ऑन सेल्स, तो ये हो गया 20% कितना हो गया 40,000। अब इसको टोटलिंग कर दीजिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका टोटल हो रहा है 2,40,000, ठीक है। यहाँ भी आपका टोटल आना सेम चाहिए 2,40,000 और बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 40,000। तो आपके पास में दो मेथड है, दिस इज द सेकेंड मेथड एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड, सिंपल है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला सेम है, आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा।
आप सम्स करते करते, मैं ये फॉर्मूला चाहता तो पहला ही सेशन में आपको ये शेयर कर सकता था, लेकिन फिर क्या होता कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, बिकॉज देयर आर सो मेनी फार्मूलाज जो कि आपको धीरे धीरे करके उस पर वर्क करना पड़ेगा। सारे फार्मूलाज मैं इसीलिए आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये सब जो फार्मूलाज है ना, ये सब फार्मूलाज आप जब तक आप सम बनाओगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये फार्मूला तो आपने कॉस्टिंग में भी कवर किया होगा कि ओपनिंग COGS का आपका फार्मूला क्या है, ठीक है। ये जो GP टू सेल्स है ये भी आप कॉस्टिंग में भी कवर किए होंगे, अदरवाइज आप कोई भी बैलेंस शीट को स्टडी करोगे तो आपको ये फार्मूला पता चल जाएगा। COGS का मतलब क्या होता है, COGS का मतलब होता है ये ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे तो आप इसी तरीके से यही आपको दिखेगा। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट को अगर यदि हम एक लाइन में समराइज करें तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। और ये जो COGS हम यहाँ सेकंड में लिख रहे हैं, ये तो हमने इन्फ्रेंस किया है, GP को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 25% ऑफ COGS से, सेल्स माइनस COGS 100%, ठीक है। तो ये 100 इस तरफ चला गया, ठीक है, स्विच ओवर होके ये टोटल हो गया 125% ऑफ COGS इज इक्वल टू माई सेल्स, ठीक है। सेल्स की फिगर हमको दी गई है 2 लाख रुपया, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर यदि हम इसको हम डिवाइड करेंगे 125% से तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये फिगर को आप इस फार्मूला में डालना, ये फार्मूला में आप डालना तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, ठीक है। इन केस अगर यदि आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा कम्बरसम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये दिस इज मच सिंपलर, ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आप एक कैलकुलेशन में आपको और भी समझा दूं, अगर GP इज इक्वल टू 33 and 1/3 ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो इसका मतलब है GP इज इक्वल टू 25% ऑन सेल्स, ठीक है। ये आपको मैं ये दे रहा हूँ, इसको चाहो तो आप वर्कआउट भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो वर्कआउट भी कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। सिंपल सा बात है कि अगर GP मेरा 25% है कॉस्ट पे, तो सेल्स पे कितना होगा, सेल पे 20% होगा। और अगर आपको ये GP टू सेल्स निकल गया तो फिर आप यहाँ पे पुट करके सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक का, ऑलराइट। अगर यदि आपको लग रहा है, मैंने तो फिलहाल के लिए बस इस तरह का एक ही सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको लगता है आप एक बार फिर से ये इंटायर सोल्यूशन फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड अगर यदि फिर भी नहीं लगता है तो मेरा मेल ID है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट दे सकते हो। आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑन फ्यू मोर क्वेश्चंस सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। सो वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप मुझे अब हमने कैपिटल मेथड कंपेयर करना सीख लिया। अब हम डेटर्स और क्रेडिट सेल का रिलेशन निकाल लिए। अब एंड देन हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी हमने वर्किंग देख लिया। अब हम जानेंगे कि टोटल डेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि हम फेज बाय फेज बढ़ेंगे, ठीक है। हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे और बाद में ये सारे जितने भी आइटम्स है, ये बैलेंस शीट, ये ओवरऑल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरीके से हम उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसको वैसे पुट करके फिर हम लोग अपना पूरा का पूरा सिंगल एंट्री का जो बड़े बड़े जो सम्स है, ठीक है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, उनकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग को ईज मिलेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग जंप नहीं करेंगे क्वेश्चंस पे। अगर यदि हम सिंगल एंट्री के सम्स पे अगर यदि हमने शुरू कर दिया तो फिर आप देखोगे कि कहीं कहीं पे आपको दिक्कतें आएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ होगा। बट मैं यहाँ पर अभी प्योरली मैं आपके कंसेप्ट को फोकस कर रहा हूँ। मैं कुछ लेजर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा एंट्री कहाँ पे आएगा, कहाँ नहीं आएगा, उसके रीजनिंग भी हम कर रहे हैं आपके साथ। एंड देन फाइनली जब हम मूव ऑन करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10
10 के बाद से हम लोग प्रॉपर सिंगल एंट्री के सम्स में एंटर करेंगे, ठीक है। वहां तक हमारा कंसेप्ट पार्ट है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 इज बेसिकली आवर टिल क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक इट इज आवर प्योरली कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। ये एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली नहीं आते हैं। जनरली जो एग्जाम्स में आते हैं वो 20 एंड अबव जितने क्वेश्चंस है वो सब आएंगे, ठीक है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आई एम प्लानिंग टू शेयर एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर, जहां पे मैं कर सकता हूं, ठीक है। और जहां पे मेरे को लगता है कि अगर 15-20 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है तो देन 15-20 क्वेश्चन में मैं आपका वो चैप्टर कवर कर दूंगा, ठीक है। सिंगल एंट्री मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आप सीखोगे जो कि आप दूसरे चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये इसीलिए मैं इसके साथ स्टार्ट किया था। मेरा सिंगल एंट्री के साथ ये लेक्चर अकाउंटिंग जो आपका सिलेबस है वो सिंगल एंट्री के साथ मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट कि इसमें बहुत से टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेंगे जो कि आप फर्दर जो चैप्टर है कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। सो लेट अस आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए एंड देन वी विल बिगिन विद द सॉल्यूशन। ऑलराइट गाइस, सो हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें बनाना है टोटल डेटर्स, ठीक है। हमें बनाना है टोटल डेटर्स का लेजर, ठीक है। ऑलराइट, तो आप इंफॉर्मेशन की तरफ देखिए और स्क्रीन पर भी एक बार ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पोस्टिंग भी दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको जर्नल भी बता दे रहा हूँ। आप जर्नल भी चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ये फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगा अगर यदि आप जर्नल को भी फॉलो करते हो तो, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी एसेट का या फिर कोई भी लायबिलिटी का आप इस तरीके से अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले ओपनिंग जो है आप देख सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल्स। तो कोई भी गोइंग कंसर्न का जो भी बैलेंस होगा ना, तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख लेना। बिकॉज क्या होता है कि आप क्वेश्चन शुरू करते हो तो फिर वो आप यहाँ पे अगर यदि आपने कैश लिख दिया, ठीक है ना, तो फिर बाद में फिर क्या होगा कि आप ओपनिंग बैलेंस बैठा नहीं पाओगे और ओवरऑल जो आपका कंसेप्ट है वो गलत हो जाएगा और पूरा का सम्स सही करने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना। तो ओपनिंग बैलेंस बीडी हम लिखते हैं 20,000 फर्स्ट। उसके बाद से आता है हमारा सेल्स। अब जैसा कि आपको मालूम है सेल्स आपका आता है, अब जैसा कि आपको मालूम है कि कैश सेल्स जो है वो कैश बुक में जाता है, ना कि डेटर लेजर में आता है, ठीक है ना। तो हमारा कैश सेल्स था 68,000, जिसमें से टोटल सेल था 68,000, जिसमें से 7,000 कैश सेल्स था। तो क्रेडिट सेल कितना होगा, बिकॉज टोटल डेटर्स डील्स विथ ओनली क्रेडिट सेल्स एंड नॉट कैश सेल्स। तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया पहला। इसके बाद आ रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैश 57,000, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 57,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, अगेन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, this is 2,000, sorry, discount is 2,000, yes, okay. Next is bad debts written off 1,500, again bad debt account debit to
डेटर्स अकाउंट, या बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, बिकॉज प्रोविजन, इस क्वेश्चन में प्रोविजन भी किया हुआ है। मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा प्रोविजन और बैड डेट की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो बैड डेट अकाउंट इज 1500, यहाँ पे तो हाँ बैड डेट अकाउंट टू टोटल डेटर ही होगा, प्रोविजन तो आएगा नहीं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू टोटल डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक्स रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 10,000, ठीक है। फिर चेक्स डिसऑनर्ड हो गया तो रिवर्स करेंगे हम एंट्री को, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000, ओके। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू टोटल डेटर्स अकाउंट, ओके। सो दिस इज 700, ओके। अब आता है बैड डेट रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड। बैड डेट रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड ये टोटल डेटर्स में नहीं आएगा, ठीक है। ये टोटल डेटर्स में यहां पे आप लिख सकते हो, टोटल डेटर्स में बैड डेट रिकवर नहीं आएगा, बिकॉज हमने तो बैड डेट लिखकर यहाँ पे खर्चा तो हमने बुक कर लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हम टोटल डेटर से इसका बैलेंस को हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। अब अगर यदि रिकवरी होती है तो वो बैड डेट के अकाउंट में चला। अब पीएल में हमारा बैड डेट कितना दिखा रहा है 1500, और उसमें से 500 रिकवर हुआ तो भी तो मेरा बैड डेट 1000 रुपीज रहा, वो जो कि हमको पीएल में दिखाना होगा। तो वो हम किस तरीके से दिखाएंगे, पीएल में किस तरीके से दिखाएंगे, बैड डेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आप अगेन फर्स्ट लेक्चर मेरा देखिए, वहाँ पे मैंने आपको कहा है कि बैड डेट ऑलरेडी आपका खर्चा एक्सपेंस आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है। आपको करना क्या है, 500 रुपये अपना एक्सपेंस को कम करना है, ठीक है, और आपको पैसा मिला है। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट कब कर दोगे तो आपका ये एंट्री हो जाएगा। और इस एंट्री में आप देख रहे हो टोटल डेटर्स कहीं भी नहीं है, इसीलिए डेटर्स के लेजर में नहीं आएगा। अगेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन है, दिस इज सर्टेन बट नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना, सर्टेन बट नॉट एब्सोल्यूट। प्रोविजन आप मतलब बैड डेट आप प्रोविजन कर रहे हो, बैड डेट हुआ नहीं है बट उसके लिए आप प्रोविजन कर रहे हो। तो ऑब्वियस बात है जब तक बैड डेट होगा नहीं तब तक हमारा डेटर्स लेजर में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस अब यहाँ पे आप टोटलिंग करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और ये हमारा बैलेंस जो है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगा। सो इसका टोटल हो रहा है 83,000, ठीक है। यहाँ भी टोटल 83,000 ही होगा और बैलेंसिंग फिगर हमारा निकलेगा 11,800, दिस इज माई आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज इतना 11,800, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट बताता हूँ बैड डेट के रिलेशन में, ठीक है। नाउ क्या होता है बैड डेट के केस में, क्या होता है जब भी आप सेल करते हो, फर्स्ट मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब भी आप सेल करते हो तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। और इससे अगर यदि पेमेंट निकलता है, मेरा पेमेंट आ जाता है तो सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल एंट्री है। नाउ हम जब भी प्रोविजन की एंट्री करते हैं ना, जब भी बैड डेट के प्रोविजन की एंट्री करते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं। बैड डेट अगर होता है तो कैसे एंट्री किया जाता है, फर्स्ट एंट्री क्या होता है कि जहां पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, प्रोविजन इज क्रिएटेड, ठीक है। प्रोविजन जब क्रिएशन होता है तब उस समय हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डीडी, ठीक है। हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इसके बाद
जब भी प्रोविजन जब भी क्रिएट कर लिए, अब सपोज करिए कि हमने प्रोविजन क्रिएट किया और उसके बाद बैड डेट हुआ, ठीक है, प्रोविजन किए और उसके बाद से बैड डेट, हम अगेन पता चला कि हमने सब लॉसेस सफ़र किए ड्यू टू बैड डेट, तब हम ये क्या करते हैं, ये प्रोविजन को हम राइट बैक करते हैं, प्रोविजन फॉर डीडी, बिकॉज ये तो सर्टेन हो चुका है ना, इसका आउटकम सर्टेन हो चुका है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, ठीक है, बैड डेट हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं और साइमल्टेनियसली डेटर्स के बैड डेट को डेबिट करके बैड डेट की लेजर को डेबिट करते हैं और डेटर्स की लेजर को क्रेडिट करते हैं, डेटर्स की लेजर को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे हमने 1000 रुपये का प्रोविज़न क्रिएट किया, ठीक है, बैड डेट हो गया 500 रुपये का, ठीक है, तो 500 रुपये का जब बैड डेट हो चुका है तो 500 रुपया मेरा वापस से नेक्स्ट ईयर जो है, या तो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप ये जो एंट्री है इसको रिवर्स कर देते हो, ठीक है, प्रोविज़न रिटर्न बैक, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डीडी जो है उसको आप राइट बैक कर देते हो, इसको आप राइट बैक कर देते हो और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है, 500 रुपीज से। तो अगर प्रोविजन क्रिएशन होता है मेरा तो उसकी ये एंट्री है, अगर प्रोविजन क्रिएट करता है, अगर प्रोविजन क्रिएट नहीं होता है, नो प्रोविजन इज क्रिएटेड, ठीक है, अगर प्रोविजन क्रिएट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, सिंपली बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और फाइनली ये बैड डेट जो है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, ठीक है। अगर प्रोविजन मेरा क्रिएट होता है तो ये एंट्री होता है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, प्रोविजन आप सबसे पहले प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर उसके बाद अगर यदि बैड डेट होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद से अगर यदि बैड डेट होता है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, बैड प्रोविजन की फिगर को डेबिट करते हो और बैड डेट को क्रेडिट करते हो और साइमल्टेनियसली बैड डेट को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट करते हो। आपका टारगेट क्या होता है कि अगर बैड डेट होता है तो किसी भी कीमत पे आपको डेटर्स को क्रेडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बैड डेट जब भी होता है तभी आप डेटर्स के लेजर को क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो ये आपने डेटर्स के लेजर को तो क्रेडिट कर दिया, अब अगर यदि बैड डेट रिकवर होता है तो हम सिंपली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है, अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है, और अगर ड्यूरिंग द ईयर नहीं होता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट होता है, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में मेरा चला जाता है, या फिर आप उसको प्रोविजन में भी राइट बैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका अकाउंटिंग होता है, ऑलराइट। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, फ्यूचर के सेशंस में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग डेटर्स, टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स के ऊपर में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आप ये कर लो और उसके बाद से मैं आपको एक सम देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो एंड यू ट्राई टू फिनिश इट ऑफ एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ नेक्स्ट सेशन में हम इस पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 ये आप फिगर आउट करो, बिकॉज इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो दिस इज वन क्वेश्चन,
एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये उसी के ऊपर है, कोई इसमें और भी और कुछ एड ऑन्स नहीं है. ठीक है, जो आपने प्रीवियसली जो आपने किया है उसी के ऊपर बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये लगे ट्रिकी लगे, बट फिर भी यू गिव इट अ ट्राई एंड विल कंपेयर आवर आंसर्स एंड आई लेट यू नो whether whatever the techniques that you have used so far, ठीक है, वो एक्यूरेट है कि नहीं आने वाले 2 सम्स के लिए. तो ये 2 सम्स आप देख लो एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. एंड दिस इज इट फॉर दिस सेशन. ठीक है, वी विल मीट यू ऑल in the next session. Okay.